तो चलिए रक्षा बजट की बात की जाए तो भारत का जो रक्षा बजट है उस पर 4600 करोड़ खर्च किया जाता है और चीन में 12,600 करोड़। सैनिकों की जो ताकत है वो भारत के पास है 13,25,000 सैनिक और चीन के पास है 22,85,000 सैनिक और अनुमानित जो रिजर्व सेना है वो है 1,55,000 भारत के पास और फाइटर एयरक्राफ्ट 1380 है भारत के पास और चीन के पास है 1669 और टैंक में भी चीन हमसे आगे है। चीन के पास है 2800 और 568 टैंक्स हमारे पास हैं। फाइटर हेलीकॉप्टर भारत के पास 20 हैं और सबमरीन की बात की जाए भारत के पास 15 और चीन के पास 60। आपको बता दें इन आंकड़ों का जो सोर्स है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज, जी हाँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज के हवाले से ये आंकड़े हमने आप तक पहुंचाए हैं। और मिसाइल की जो ताकत है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 1300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल वॉरशिप और चीन के पास 75 वॉरशिप्स हैं जबकि हमारे पास 27 वॉरशिप्स हैं। तो ये जो कंपैरिजन, जो आंकलन इस वक्त हमने किया आंकड़ों के लिहाज से जो हमारे पास आए थे उससे तो यही लगता है कि बेवजह चीन की एक घबराहट है क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली चीन हमसे मजबूत यहाँ पर जरूर है इन आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे सर? आपको अचल जी, आपको क्या लगता है कि ये फिलहाल जो स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं चीन के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर ही हमारा फोकस रहा है और हमने चीन की गतिविधियों को नजरअंदाज किया है, हम डिफेंसिव मोड में रहे हैं, क्या ये कहना सही होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इस निष्कर्ष पे एकदम से नहीं पहुंच जाना चाहिए कि चीन डर गया या चीन बौखला गया। चीन का रिएक्ट करना बनता है, अगर वो नहीं करता तो वो कुछ अजीब बात होती और जो उसने रिएक्ट किया वो एक डॉटेड लाइंस के ऊपर उसने रिएक्ट किया। लेकिन वो तो हर मुद्दे पे रिएक्ट करता है। फिर मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा, अब जहां तक चीन के को लेके जो पॉलिसी है मुझे लगता है कि अब नई सरकार के आने के बाद उस पर काफ़ी एक क्वालिटेटिव बदलाव आया है। ये पॉलिसी एटलीस्ट 2 प्रॉन्ज या 3 प्रॉन्ज पॉलिसी रही है। इसमें इंगेजमेंट तो है ही है, उसके बाद इनकी पॉलिसी के हिसाब से जहां जहां पॉसिबल है हम चाइना से कोऑपरेट करते हैं जी। ये पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन है। जो नया एलिमेंट है वो है एलिमेंट ऑफ कन्फ्रंटेशन। जहां हमारे हितों को चाइना हिट करता हुआ दिखाई देता है तो अब हम उसको कन्फ्रंट करने से पीछे नहीं हटते हैं। चाइना ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टांग अड़ाई एक आतंकवादी को आतंकवादी होने के लिए। चाइना जो है वो कॉरिडोर बना रहा है जी। चाइना साउथ चाइना सी पे हमें धीरे दबे शब्दों में वार्निंग देता है। तो ये जो अग्रेशन हम लाए हैं अपनी पॉलिसी में एक नया एलिमेंट है और ये एक ओवरऑल पॉलिसी जो है पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, पॉलिसी ऑफ engagement, policy of cooperation and policy of confrontation. A message for China कि भाई हम चुपचाप बैठ के तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं हैं, हमारे पास दूसरी भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जी। तो ये इसको आप एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखिए। और आपने जैसा बताया, आप अगर स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो हर लिहाज से हमसे आगे हैं। न्यूक्लियर में 3 गुना उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है। फौजियों की संख्या ले लीजिए, टैंक्स ले लीजिए, मिसाइल्स ले लीजिए, तो मुझे लगता है सब में तो चीन आगे ही है, सब आगे है। और मुझे नहीं लगता कि चीन आज की तारीख में कोई ऐसा सिनेरियो देख रहा है जहां वो इस ताकत को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ अपनी सुपीरियरिटी को वो इस्टेब्लिश करेगा जी। हाँ, भारत बढ़ रहा है, भारत का इस रीजन में आगे बढ़ना चाइना के लिए जाहिर है कि इट्स नॉट वेरी कॉम्फर्टेबल। एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते चिंता की बात जरूर है। बीडी मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं कह के कि चीन घबरा गया, वाकई वो घबरा ही गया है? नहीं, मैं पहले तो ये जो कंपैरिजन वाली बात है जो आपने स्टैटिस्टिक्स दिए, और स्टैटिस्टिक्स में सही बात है कि चीन आगे है, लेकिन मैं आपको एक चीज और रिमाइंड कराना चाहता हूँ। यही चीन नॉर्थ वियतनाम पर अटैक किए था जी, और वियतनाम इंडिया से कई मायने में कमजोर देश है और इसी चीन को वियतनामीज ने ब्लडी नोज दिया था। आज के दिन में हो सकता है कि हमारी प्रीवियस पॉलिसीज इस तरीके की रही हो। आज के दिन में जो हमारी सबसे बड़ी डिफिकल्टी है चीन के खिलाफ वो हमारा मोबिलाइजेशन का है, क्योंकि हमारे बॉर्डर तक जो हमारे मोबिलाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन चाहिए
और जो हमारे मोबिलाइजेशन के लिए ट्रैक सिस्टम चाहिए वो नहीं है। यह भी डेवलप हो रहा है। मैं कहना यह चाहता हूं कि सही है, चीन के पास हमसे ज्यादा मिसाइल्स हैं, हमसे ज्यादा ट्रुप्स हैं, सब कुछ हैं, लेकिन चीन को यह समझना पड़ेगा कि हमारे डिटर्मिनेशन से हम उसको ब्लडी नोज देंगे। वो ये 1962 का उनका फ्रीडम नहीं होगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमारी डिप्लॉयमेंट हो रही हैं, जब इनके जी जिनपिंग आए थे और जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, पहली बार इंडिया ने एक ब्रिगेड मूव की थी जब जी जिनपिंग यहीं थे और गांधी जी के आश्रम में वहां जमीन पर मोदी जी के साथ बैठे थे, तब ये ब्रिगेड मोबिलाइज हुई थी। तो चीन अब इस बात को समझ रहा है कि इंडिया डिटरमिन्ड है और ये 1962 रिपीट नहीं होगा। जो भी है, इंडिया भी डेवलप कर रहा है, डिटरेंस इंडिया के पास है। और हमको यह नहीं समझ के बैठना है कि चाइना एक सुपर पावर है, यह हमारा लद्दाख, हमारा नॉर्थ ईस्ट, यह सब ओवररन कर देगा, यह चीन भूल जाए। और यह डिटर्मिनेशन मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे देशवासियों में कम्युनिकेट हो कि हम ऐसे कमजोर नहीं कि अब चीन फिर वही 1962 रिपीट कर देगा। जी चलिए अभय दुबे जी, ये बताइए कि अभी एग्रेशन का जो एलिमेंट है हमारी स्ट्रैटेजी में सरकार की, वो पहले देखने को नहीं मिला चीन के रिश्तों के साथ। 2002 में ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की गई, अब इतने साल बीत गए, अब जाके इसकी तैनाती की बात कही जा रही है। तो जब आपकी सरकार थी तब ऐसा क्यों कुछ नहीं हुआ? ये आपको ये समझना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 2013 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ऑफेंसिव माउंटेन वॉरफेयर पर 64,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। उसी का तो हिस्सा है ये डिप्लॉयमेंट। और उस समय भी हमने 45,000 ट्रूप्स वेस्ट बंगाल में हमने उसका डिवीजन का हेडक्वार्टर बनाया। तब भी चीन ने यही ऑब्जेक्शन फाइल किए थे। 2009-10 में भी हमने असम में अरुणाचल को लेकर बनाया। और ये भूल जाते हैं लोग कि 67 में चोला में और नाथुला में हमने परास्त किया है। 340 सैनिक मारे गए थे चाइना के, वो कब्जा करने आए थे। 86 में अरुणाचल प्रदेश को स्टेट हुड दिया, तब भी उनका यही रिएक्शन था। आज परिस्थितियां बदल गई है। आज दोनों देश वो समझते हैं कि भारत भी न्यूक्लियर पावर है। ये सिर्फ उनके पावर ऑफ बैलेंस की स्ट्रेटेजी है। चीन के खिलाफ हमको निर्णायक सुरक्षा तंत्र खड़ा करना चाहिए, ये पॉलिसी में हमारा डिस्कशन था। उसमें थोड़ा सा बहुत धीमी गति से इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश थी और वहां से घुड़कियां मिलने पर हम शांत बैठते थे, जवाब नहीं देते थे। 2014 तक की 1962 से 2014 में 3 घटनाओं को छोड़ दिया जाए, और जिन 3 घटनाओं में भी हमको जब विश्व समुदाय ने साथ दिया। अरे अभी पाकिस्तान के थ्रू इन्फिल्ट्रेट कर रहा है भाई। क्या पाकिस्तान कितने सीज फायर वायलेशन हुए हैं, क्या बात करते हैं आप? सिर्फ क्रिटिसिज्म पर जो सरकार हमारी थी और आपकी है, ये राजनीतिक दलों में मत बांटिए। एक देश की मंशा रखिए, तभी हम दृढ़ता से अभी जी आपको वक्त दिया गया था बोलने का। आधार पर अभी जी आपके पास भी लौटेंगे, आपके व्यूज भी दोबारा जानेंगे, लेकिन अभी प्रेम जी क्या कहना चाहते हैं उनकी सुन लेते हैं। जी प्रेम जी बताइए। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल हमारे पास जो है वहां तैनात करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति ये पहली बार जागी है। वियतनाम को हम ब्रह्मोस बेचेंगे, ये इच्छा शक्ति पहली बार जागी है। साउथ पैसिफिक सी में हम अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, ये पहली बार जागी है। ये जो भी कोई भारत चीन संबंधों में, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत जो है उनके समक्ष जो है चरणों में लेटा पड़ा था, लेकिन कई बार घुटनों पे खड़ा दिखाई दे रहा था। वो अब सीना तानकर खड़ा है और इसकी आवश्यकता है। और विश्व समुदाय आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आपका सहयोग भी करेगा यदि आपके चीन के विस्तारवाद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। हम ये प्रयास कर रहे थे कि आप अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चीन किस तरह से कर रहा है। अभय जी आप बोलिए, जवाब दीजिए। धमकाइयां दे रहा था, चमकाइयां दे रहा था। प्रेम जी अब अभय जी क्या कहना चाहते हैं सुनिए। कितनी शर्मनाक बात है कि एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता सरकार के ये कहते हैं कि घुटनों पर देश खड़ा था।
अरे हम लोगों ने सीनों पर गोलियां खाकर अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रेम शुक्ला जी घुटनों पर खड़े रहने वाले राष्ट्र नहीं है, आज भी अपने प्राणों को आहूत करने के लिए तैयार हैं। आपके इतिहास को रेखांकित करूंगा मैं, आपके इतिहास को अगर बरतानिया हुकूमत से बताना प्रारंभ करूंगा तो आपके राजनीतिक दल की सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। आप क्या बात करते हैं, बरतानिया हुकूमत के फरमाबरदार आज हमको राष्ट्र के प्रति सीख देते हैं। और कैसे कैनेडी को पत्र लिखा, बात है ये जो डिप्लॉयमेंट है, मैंने आपके बीच इंक्रोचमेंट नहीं किया, इसको प्रोटेक्ट करिए, अन्यथा देश के लोग सुन नहीं पाएंगे। आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपने अपना जवाब दिया और रक्तिम करने की स्थिति में खड़ा है। आप इतने निराश, इतनी निराश के भाव में कहाँ जाते हैं? प्रेम जी, अभय जी क्या कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए जी अभय जी। देखिए शिल्पा जी, ये समूचे विश्व में देखी जाती है डिबेट। ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता को कि आज वो समय है जब हम सब लोग दृढ़ता से साथ खड़े रहें। मैं जानता हूं जब प्रतिकूल परिस्थितियां थी तब भारतीय जनता पार्टी ने खूब सरकार के खिलाफ अपने आवाज को उठाया था, मगर कांग्रेस पार्टी का कृतित्व ऐसा नहीं है। हम एक देश के रूप में कहना चाहते हैं। ये जो डिप्लॉयमेंट, प्रेम शुक्ला जी, ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये 2013 का जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी का डिसीजन था, उसी के आगे को विस्तार दिया जा रहा है। पंडित नेहरू के रिश्तेदार को मैंने कहा कि उस समय 13 में 9-10 में भी हमने ये साहस दिखाया था कि अपना डिप्लॉयमेंट करें, और तब भी चाइना अपने स्टेटमेंट के आगे नहीं बढ़ पाया। स्ट्रेटेजिकली अभी करना ये चाहिए सरकार को कि कैसे जो हमारी बफरिंग स्टेट्स हैं, नेपाल है, भूटान है, स्ट्रेटेजिकली इनसे अच्छे रिलेशन करें, इंटरनेशनल अलायंस, ताकि चाइना पर दबाव पड़े, क्योंकि हमारे उसके आधार पर सरकार की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जो तैनाती का फैसला लिया है वो आप पूरे तरीके से उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बहस चल रही है, जिस तरीके से आप पॉइंट्स मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसा देखकर तो नहीं लगता कि खुले दिल से आप समर्थन कर रहे हैं सरकार का इस मुद्दे पर? हम तो समर्थन, आप शिल्पा जी आप स्वयं देख लीजिए कि किस प्रकार हमारे प्रेम शुक्ला जी कैसे वक्तव्य दे रहे हैं ऐसी परिस्थिति में। एक राष्ट्र की तरह आज खड़े होना चाहिए। वो देश को कहते हैं कि घुटनों पर खड़ा था देश, कितनी शर्मनाक बात है। ये मैं अपेक्षा नहीं करता प्रेम शुक्ला जी जैसे विद्वान साथी से कि वो कुर्बानी हमें याद है। यहाँ पर कुर्बानी नहीं याद दिलाई जा रही, यहाँ पर कुर्बानी याद नहीं दिलाई जा रही प्रेम शुक्ला जी। हमने इस डिबेट का मकसद ये नहीं है, हमारा त्याग इस राष्ट्र के प्रति प्रतिबिंबित होता है। सीनों पर गोलियां खाई है हमने देश के लिए, तो वो देश के लिए किया, देश के लिए कुर्बानी दी है, और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं इस डिबेट में हम कि अगर कोई भी पड़ोसी मुल्क हमारे देश पर हावी होगा तो उसका जवाब यानी कि टिट फॉर टैट की स्ट्रैटेजी से ही दिया जाएगा। आपका रुख करना चाहूंगी अचल जी, अभी जिस एग्रेशन के एलिमेंट के साथ हम अगर आगे बढ़ रहे हैं इन चाइना और भारत के रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, आपको लगता है यही एलिमेंट आगे भी रहना चाहिए? जी हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी जो चाइना पॉलिसी है ये 1 पॉइंट पॉलिसी नहीं है, और इसमें अब जो एग्रेशन का एलिमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका एक पर्पस है, और जो भी सरकार जो पावर में होती है वो परिस्थितियों के मुताबिक ही स्टेप्स लेती है। मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पिछली सरकारें जो थी वो चाइना के सामने घुटनों पे थी। जी। अगर हम इतिहास पर एक नजर मारे तो बहुत सारे साल ऐसे गुजरे हैं। इनफैक्ट इंडिया चाइना बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ स्टैटिस्टिकली लीस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हुई हैं। आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, यानी प्रोवोकेशंस दूसरे किस्म की रही हैं, जबकि सीजफायर वायलेशन और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे सैकड़ों हजारों लोग मरते रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि जिसमें शायद इंडिया को बहुत एग्रेशन लेना होता, एग्रेशन वाला रवैया भी नहीं था, और जरूरत भी शायद नहीं थी, इतनी जरूरत नहीं थी शायद। और चाइना का जो रुख था वो अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने का तो था, लेकिन वो वर्ल्ड को इकोनॉमिकली कॉन्कर करने पे फोकस कर रहा था। तो उनकी जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुई है उसको हमने पूरी तरह से काउंटर नहीं कर पाए। जैसे अफ्रीका में पूरा छा गए थ्रू लोन्स, थ्रू लाइन्स ऑफ क्रेडिट, थ्रू
दुनिया भर के उन्होंने इंसेंटिव्स दिए, तो वहां शायद हम उनको काउंटर नहीं कर पाए। जो अब लेट रियलाइजेशन हो रही है तो उसको भी हम धीरे धीरे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एलिमेंट बना रहेगा। ये एक दोनों सरकारें समझती है कि इसके पीछे मंशा क्या है, मतलब इसकी दोनों को मालूम है आज की डेट में दे आर नॉट गोइंग टू वॉर एट ईच अदर। इसका इस्तेमाल होने वाला नहीं है, लेकिन बोलना जरूरी है। चाइना चुप करके बैठेगा तो उसको मिसअंडरस्टूड, आई मीन वो उसका सिग्नल से दूसरे चले जाएंगे। चलिए, वॉर इंडिकेशंस नहीं है। हाँ। जैसे आपने जिक्र किया, लेकिन क्या चीन की घबराहट की एक वजह ये भी है कि ब्रह्मोस की मारक क्षमता वाली उसके पास ऐसी कोई मिसाइल ही नहीं है, कुछ ऐसा उसके पास है ही नहीं जो इसे कॉम्पीट कर सके। देखिए, ब्रह्मोस की तो बड़ी मिश्रा जी ये ज्यादा बताएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये तो 290 किलोमीटर है। देखिए, उनके डीप पेनिट्रेशन नहीं कर सकता है ब्रह्मोस। देखिए, ऐसा है सर्टेन एरियाज, यूनान और कौन सी एक ऐसा है कि ये टैक्टिकल वेपन्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स नहीं है, न तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और इससे अगर ये हमारा डिप्लॉयमेंट भी होता है तो इसमें कोई बैलेंस ऑफ पावर नहीं बिगड़ता है। लेकिन चाइना हर चीज पर, आप वहां पर एक सड़क बनाते हैं उस पर ऑब्जेक्शन करेगा, आप कोई अपनी ट्रूप्स डिप्लॉय करते हैं उस पर ऑब्जेक्शन करेगा, आप कहीं नेविगेट करते हैं उस पर ऑब्जेक्शन करेगा, साउथ चाइना सी पर आप जापान से मिलते हैं उस पर ऑब्जेक्शन करेगा। तो ये चाइना की एक स्टाइल है, और वो चाइना की स्टाइल है पिन प्रिक्स की। वो चाइना की स्टाइल है अपने यहाँ एक नेशनलिज्म और डोमिनेशन ऑफ वर्ल्ड। और चाइना का जो इतनी पॉलिसी है वो शुरुआत होती है पावर फ्लोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। यहाँ से शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने देश को स्टॉप करके अपने देश में बीडी मिश्रा जी डोमिनेशन ऑफ वॉर का जैसे कि आ गई है, सब आ गई है। और मुझे नहीं लगता कि चीन आज की तारीख में कोई ऐसा सिनेरियो देख रहा है जहां वो इस ताकत को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ अपनी सुपीरियरिटी को वो इस्टेब्लिश करेगा। जी हाँ, भारत बढ़ रहा है। भारत का इस रीजन में आगे बढ़ना चाइना के लिए जाहिर है कि इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल। एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते चिंता की बात जरूर है। बीडी मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं कह के कि चीन घबरा गया, वाकई वो घबरा ही गया है? नहीं, मैं पहले तो ये जो कंपैरिजन वाली बात है, जो आपने स्टैटिस्टिक्स दिए, और स्टैटिस्टिक्स में सही बात है कि चीन आगे है। लेकिन मैं आपको एक चीज और रिमाइंड कराना चाहता हूं, यही चीन नॉर्थ वियतनाम पर अटैक किए था जी, और वियतनाम इंडिया से कई मायने में कमजोर देश है, और इसी चीन को वियतनामीज ने ब्लडी नोज दिया था। आज के दिन में हो सकता है कि हमारी प्रीवियस पॉलिसीज इस तरीके की रही हो। आज के दिन में जो हमारी सबसे बड़ी डिफिकल्टी है चीन के खिलाफ, वो हमारा मोबिलाइजेशन का है, क्योंकि हमारे बॉर्डर तक जो हमारे मोबिलाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन चाहिए और जो हमारे मोबिलाइजेशन के लिए ट्रैक सिस्टम वॉरशिप्स हैं। तो ये जो कंपैरिजन, जो आंकलन इस वक्त हमने किया आंकड़ों के लिहाज से जो हमारे पास आए थे, उससे तो यही लगता है कि बेवजह चीन की एक घबराहट है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली चीन हमसे मजबूत यहाँ पर जरूर है इन आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे सर? आपको, अचल जी, आपको क्या लगता है कि ये फिलहाल जो स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं चीन के लिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर ही हमारा फोकस रहा है और हमने चीन की गतिविधियों को नजरअंदाज किया है, हम डिफेंसिव मोड में रहे हैं, क्या ये कहना सही होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इस निष्कर्ष पे एकदम से नहीं पहुंच जाना चाहिए कि चीन डर गया या चीन बौखला गया। चीन का रिएक्ट करना बनता है, अगर वो नहीं करता तो वो कुछ अजीब बात होती, और जो उसने रिएक्ट किया वो एक डॉटेड लाइंस के ऊपर उसने रिएक्ट किया। लेकिन वो तो हर मुद्दे पे रिएक्ट करता है फिर। मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा, अब जहां तक चीन को लेके जो पॉलिसी है, मुझे लगता है कि अब नई सरकार के आने के बाद उसमें काफी एक क्वालिटेटिव बदलाव आया है। ये पॉलिसी एटलीस्ट 2 प्रॉन्च या 3 प्रॉन्च पॉलिसी रही है। इसमें इंगेजमेंट तो है ही है, उसके बाद इनकी पॉलिसी के हिसाब से जहां जहां पॉसिबल है हम चाइना से कोऑपरेट करते हैं जी। ये पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन है। जो नया एलिमेंट है वो है एलिमेंट ऑफ कन्फ्रंटेशन। जहां हमारे हितों को चाइना हिट करता हुआ दिखाई देता है तो अब हम उसको कन्फ्रंट करने से पीछे नहीं हटते हैं। चाइना ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टांग अड़ाई एक आतंकवादी को आतंकवादी होने के लिए। चाइना जो है वो कॉरिडोर बना रहा है जी। चाइना साउथ चाइना सी पे हमें धीरे दबे शब्दों में वार्निंग देता है। तो ये जो अग्रेशन हम लाए हैं अपनी पॉलिसी में, एक नया एलिमेंट है
और ये एक ओवरऑल पॉलिसी जो है, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट, पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन एंड पॉलिसी ऑफ कन्फ्रंटेशन, अ मैसेज फॉर चाइना कि भाई हम चुपचाप बैठ के तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं हैं, हमारे पास दूसरी भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जी। तो ये इसको आप एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखिए। और आपने जैसा बताया, आप अगर स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो हर लिहाज से हमसे आगे हैं। न्यूक्लियर में तीन गुना उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, फौजियों की संख्या ले लीजिए, टैंक्स ले लीजिए, मिसाइल्स ले लीजिए, तो मुझे लगता है सब में तो चीन। तो चलिए रक्षा बजट की बात की जाए तो भारत का जो रक्षा बजट है उस पर 4600 करोड़ खर्च किया जाता है और चीन में 12,600 करोड़। सैनिकों की जो ताकत है वो भारत के पास है 13,25,000 सैनिक और चीन के पास है 22,85,000 सैनिक और अनुमानित जो रिजर्व सेना है वो है 1,55,000 भारत के पास और फाइटर एयरक्राफ्ट 1380 है भारत के पास और चीन के पास है 1669 और टैंक में भी चीन हमसे आगे है, चीन के पास है 2800 और 568 टैंक्स हमारे पास हैं। फाइटर हेलीकॉप्टर भारत के पास 20 हैं और सबमरीन की बात की जाए भारत के पास 15 और चीन के पास 60। आपको बता दें इन आंकड़ों का जो सोर्स है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज, जी हाँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज के हवाले से ये आंकड़े हमने आप तक पहुंचाए हैं। और मिसाइल की जो ताकत है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 1300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल वॉरशिप और चीन के पास 75 वॉरशिप्स हैं जबकि हमारे पास 27 चाहिए वो नहीं है, ये भी डेवलप हो रहा है। मैं कहना यह चाहता हूं कि सही है, चीन के पास हमसे ज्यादा मिसाइल्स हैं, हमसे ज्यादा ट्रुप्स हैं, सब कुछ हैं, लेकिन चीन को यह समझना पड़ेगा कि हमारे डिटर्मिनेशन से हम उसको ब्लडी नोज देंगे। वो ये 1962 का उनका फ्रीडम नहीं होगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमारी डिप्लॉयमेंट हो रही हैं, जब इनके जी जिनपिंग आए थे और जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, पहली बार इंडिया ने एक ब्रिगेड मूव की थी जब जी जिनपिंग यहीं थे और गांधी जी के आश्रम में वहां जमीन पर मोदी जी के साथ बैठे थे, तब ये ब्रिगेड मोबिलाइज हुई थी। तो चीन अब इस बात को समझ रहा है कि इंडिया डिटरमिन्ड है और ये 1962 रिपीट नहीं होगा। जो भी है इंडिया भी डेवलप कर रहा है, डिटरेंस इंडिया के पास है और हमको यह नहीं समझ के बैठना है कि चाइना एक सुपर पावर है, ये हमारा लद्दाख, हमारा नॉर्थ ईस्ट ये सब ओवररन कर देगा, यह चीन भूल जाए। और यह डिटर्मिनेशन मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे देशवासियों में कम्युनिकेट हो कि हम ऐसे कमजोर नहीं